आज के इस वीडियो में हम मास्टर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस एमपीएस 003 यानी इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के टर्म इंड एग्जामिनेशन जून 2022 में आए हुए जो क्वेश्चन हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसके अलावे दिसंबर 2021 के भी कुछ दो चार महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि इससे आपको एक व्यू मिल जाए। हालांकि जब इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को पूरा पढ़ाया जाएगा तो हर टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश है, ताकि किसी परीक्षा में आपके ये काम आ सके। इसके जो प्रश्न है वो काफी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो हम शुरू करेंगे। अंग्रेजी मीडियम वाला यहाँ टेक्स्ट शो होगा, हिंदी में भी नोट्स कमेंट में डाल दिया जाएगा और आपको हिंदी में ही समझाने की कोशिश की जाएगी। तो पहला क्वेश्चन जो है, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ द न्यू सोशल मूवमेंट्स इन द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, जहां हमें मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो हैं तो रोल ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो हमने इसके आंसर में ये जो पॉइंट्स हैं हम इस पर ध्यान देंगे। पहला पॉइंट कहता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। एम्प्लीकेशन का मतलब होता है किसी को बढ़ाना, किसी आवाज को बढ़ाना, मतलब किसी आवाज को जोर देना। यहाँ पर कैसी आवाज है? यहाँ पर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनकी जो आवाज है उसको एम्पलीफाई करना है। तो ये न्यू सोशल मूवमेंट जो है वो सर्व करते हैं एक प्लेटफॉर्म की तरह, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के वॉइसेस को, उनकी आवाज को। यहाँ आवाज का मतलब उनके बोलने से नहीं है, यहाँ आवाज एक रूपक की तरह है, जिसका मतलब है कि उनके जो कंसर्न है, उनके जो चैलेंजेस हैं, उनके लिए जो डिमांड्स हैं उनको सामने लाना। इस तरह के ये जो बातें हैं, ताकि उनके पावर को, ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को दबाया ना जाए। दूसरा पॉइंट कहता है पॉलिटिकल इंगेजमेंट एंड एडवोकेसी। तो ये क्या करती है? जो मूवमेंट्स हैं, न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या है, ये पॉलिसी चेंज की बात करते हैं, ताकि उनकी जो सिस्टमेटिक, उनके जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज हैं। पॉलिटिकल इंगेजमेंट, तो पॉलिटिकल इंगेजमेंट का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स का संबंध पॉलिसी से है। पॉलिसी मेकिंग ऐसी होगी ताकि उनको उसमें जगह मिले, वो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात है और पॉलिसी चेंज की बात है। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे जाएंगे। ये कहता है कम्युनिटी बिल्डिंग एंड सॉलिडरिटी। तो सेंस ऑफ कम्युनिटी, सेंस ऑफ कम्युनिटी मतलब वो अपने आप में एक कम्युनिटी की तरह बिहेव करे, उनमें एक एकता हो और आपस में वो एक दूसरे के साथ, क्योंकि सभी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी जो है वो सॉलिडिटी के साथ एक कलेक्टिव आइडेंटिटी जब बनेगी उनकी, एक जो सोच में एकता होगी, एक पहचान में एकता होगी, तो इस तरह से वो जो सोशल इनजस्टिस के जो चैलेंजेस हैं उसको वो कम्युनिटी बिल्डिंग और सॉलिडरिटी के द्वारा काफी बेहतर तरीके से अपनी आवाज को आगे रख पाएंगे। कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो स्टीरियोटाइप्स, मतलब एक तरह से जो हमको एक धारणा बन जाती है उनके प्रति, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी उनके प्रति धारणा होती है, उस धारणा के चलते उनके साथ जो प्रेजुडिस होता है, वहां उस कल्चर को ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब वहां पर एक चेंज लाना, जिसको कहते हैं कि प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड टॉलरेंट सोसाइटी दैट रिकॉग्नाइज द डाइवर्सिटी एंड डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल। तो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का न्यू सोशल मूवमेंट से, जहां पर बाकी लोगों को ये समझ में आता है इस मूवमेंट के द्वारा कि हमें उनकी डाइवर्सिटी को या उनकी भी डिग्निटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको अपने इंक्लूजन के साथ, अपने साथ मिलाकर, जोड़कर प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। एजुकेशनल इनिशिएटिव, जाहिर सी बात है, एम्पावरमेंट बिना एजुकेशन के तो आ ही नहीं सकता। तो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स की बात, इसमें नॉलेज स्किल जो नेसेसरी है उसकी बात की गई है। उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक वर्ल्ड में बिना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के कुछ नहीं हो सकता। इकोनॉमिक रिफॉर्म चाहिए, लेबर प्रैक्टिस, इंटरप्रेन्योरशिप। हम काफी तेजी से इसके सारे पॉइंट्स को देखते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं और यहाँ पर हमें बस एक आइडिया चाहिए कि जो प्रश्न आएंगे तो हमें किस तरह से लिखना है। लीगल रिफॉर्म एंड प्रोटेक्शन,
तो लीगल रिफॉर्म का मतलब नियम कानून में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे उनको प्रोटेक्शन मिले। प्रोटेक्शन बहुत ही जरूरी है। तो प्रोटेक्शन मिले उसके लिए लीगल रिफॉर्म क्या हो सकता है, उनका कैसे इक्वल ट्रीटमेंट हो और इक्वल एक्सेस टू जस्टिस हो, क्योंकि वो मार्जिनलाइज्ड है तो उनके साथ जस्टिस की कोई उनमें कमी ना रह जाए। जेंडर एंड इंटरसेक्शनलिटी, जेंडर रिलेटेड जो इश्यूज हैं रिकॉग्नाइज करना है, उनके चैलेंजेस को, उनकी आइडेंटिटी को, उनका रेस जेंडर सेक्सुअलिटी, कंट्रीब्यूशन टू अ मोर नुआंस्ड एंड इंक्लूसिव एम्पावरमेंट अप्रोच। एक पॉइंट डिजिटल एक्टिविज्म एंड ग्लोबल अवेयरनेस का है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के द्वारा क्या समस्याएं उनके द्वारा झेली जाती हैं, तो इससे हमको क्या है कि इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है उनके काउज के लिए। डिजिटल एक्टिविज्म का मतलब सोशल मीडिया पर और डिजिटल माध्यम से जो एक अवेयरनेस होता है, इंटरनेशनल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस इसकी जरूरत है ताकि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हमेशा मार्जिनलाइज्ड नहीं रह सके। उसके लिए सोसाइटल नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशन में क्या चेंजेज होंगे, पॉलिसीज में क्या चेंजेज होगी, इसकी बात है, ताकि फ्यूचर जनरेशन को जस्ट और इक्विटेबल फाउंडेशन मिले। तो इसके साथ इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी है जो इनकी बात करता है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट मूवमेंट इन इंडिया। तो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है कैसे इवेल्युएट हुआ है डेमोक्रेसी एंड डेवलप वाले चैप्टर में किसानों के जो संबंधित आंदोलन है, तो वो कैसे, उसके संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड जो लेट 19th से अर्ली 20th सेंचुरी हुआ है, इस समय ज्यादातर अंग्रेजों के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ करता था। एक्सप्लॉइटेशन में सबसे ज्यादा जो मार होती थी वो होती थी लगान, लैंड रेवेन्यू, हाई टैक्सेस, एक्सप्लॉइटेटिव टेनेंसी सिस्टम। तो इसमें जो जो आंदोलन है उनकी बात की गई है। डेक्कन राइट्स हैं, चंपारण, खेड़ा, इन सब से हम परिचित रहे हैं। खेड़ा सत्याग्रह। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म्स 1950 से 1960 तक जो है। आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म वेयर इनिशिएटेड टू एड्रेस द इश्यू ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद भूमि का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो और टेनेंसी राइट्स कैसे हो, मतलब जोत पर अधिकार जो होता है वो कैसे मिले, इससे संबंधित रहे हैं। जिसमें तेलंगाना रिबेलियन 1946-1951, आंध्र प्रदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको लिया है। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड एग्रेरियन चेंजेज जो हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और हम सामान्यतः जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इसको जानते हैं, इसलिए ये बहुत ही कठिन प्रश्न नहीं है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में कैसे हुआ है। नक्सलाइट मूवमेंट्स, जो नक्सलवाड़ी जो फैला आंदोलन था, वो भी भूमि अधिकार संबंधित था और भूमि सुधार संबंधित था, उसकी भी चर्चा है यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं लैंड रिफॉर्म एंड एंटी इंदिरा मूवमेंट। इंदिरा गांधी के काल का है, इसलिए ये एंटी इंडिया नहीं पढ़ेंगे, एंटी इंदिरा मूवमेंट है। तो ऑल इंडिया किसान सभा प्लेट एंटी इंदिरा गांधी मूवमेंट, यहाँ पर पूरा इंदिरा के साथ गांधी भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होगा। इस समय जो मूवमेंट हुआ था, ऑल इंडिया किसान सभा एक संगठन जिसने आंदोलन किया था किसानों की सभी समस्याओं को लेकर, जिसमें कई समस्याएं थी और जो उनको एमएसपी से संबंधित समस्या थी वो ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीरियन डिस्ट्रेस। ये ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद ग्लोबलाइजेशन ने जिस तरह से परेशान किया किसानों को, किसानों से जो ग्लोबलाइजेशन के चलते जो समस्याएं हुई उनकी बात यहाँ की गई। उसके बाद फार्मर्स मूवमेंट लाइक प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजी जो बनता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनता है, जिसके चलते डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब एक पूरा क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ इंडस्ट्रीज लगेगी तो खेत ही तो ज्यादातर ऐसे एसईजी में जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है किसानों का, तो लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होता है, तो इससे संबंधित इसकी भी चर्चा यहाँ पर कर दी गई है। रिसेंट फार्मर मूव प्रोटेस्ट में 2010 के बाद के जो जो फार्म बिल आया, अभी हमने हाल में ही देखा, उसमें इंटरनेशनल अटेंशन, कॉरपोरेटाइजेशन, लॉस ऑफ बार्गेनिंग पावर, ये सब इश्यूज जो उठाए उठाए गए थे, तो इसकी पूरी बात इसमें की गई है। तो ये हमने देखा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, एनालाइज द रोल ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी।
तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है, एडवोकेसी ग्रुप या प्रेशर ग्रुप भी कहते हैं, तो ये क्या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में, कैसे वो डाइवर्स इंटरेस्ट जो है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत सारे जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं उनकी बातों को आगे रखते हैं। पॉलिसी का निर्माण हो तो जो इंटरेस्ट ग्रुप जिस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उस सेक्शन के लिए पॉलिसी को कैसे उनके सहायतार्थ बनवाया जा सके, या उनकी जो डिमांड है उनको कैसे रखा जा सके, उस डिमांड पर कैसे पॉलिसी बनवाई जा सके, उस डिमांड पर और आगे क्या एक्शन लिया जा सके, अपने कंसर्न क्या है इसको सामने लाने के लिए। तो इंटरेस्ट ग्रुप जो है इनका जो ये काम होता है, तो ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट। तो अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप अलग 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 जो डाइवर्स इंटरेस्ट है उसके लिए बने होते हैं। तो ये सोसाइटी में जो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल किसी कम्युनिटी के साथ होता है। कम्युनिटी का मतलब जैसे ड्राइवर है तो उनकी अपनी अलग कम्युनिटी है, मजदूर है उनकी अपनी एक अलग कम्युनिटी, एक पहचान, एक आइडेंटिटी है। तो ये इनका जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है, इनके जो कंसर्न होते हैं, इनका क्या प्रेफरेंस है, तो पूरा एक वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव जिसकी हम बात करते हैं, जिसका जो इंटरेस्ट ग्रुप अलग अलग जो भी जिस तरह का इंटरेस्ट के लिए वो ग्रुप बना है, तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सरकार भी इंटरेस्ट ग्रुप से कोई नई पॉलिसी को लाने के पहले कंसल्ट करती है, या सरकार के नियम के लागू होने के बाद किसी विशेष इंटरेस्ट ग्रुप वालों को लगता है कि इस पॉलिसी से उनका कोई नुकसान है, तो वो उसके प्रति अपनी जो संवेदना है या अपना जो कंसर्न है उसको आगे रखते हैं, और कभी कभी आंदोलन जैसे चीजों का भी सहारा लेते हैं। जैसे हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता में ड्राइवर या वाहन चालकों ने जिस तरह से अपने कंसर्न को आगे रखा, एडवोकेसी फॉर पॉलिसी चेंज, जैसे हिट एंड रन वाले केस के लिए ट्रांसपोर्टर्स ने जो हड़ताल कर दिए थे, जो वाहन चालक जो ट्रांसपोर्ट वाहन को चलाने वाले हैं, उन लोगों ने इस का जो इनकी जो धारा है कानून की, नए कानून की, इसके प्रति जो अपना संदेह व्यक्त किया, इनको डर है कि कहीं इससे इनका हानि ज्यादा ना हो जाए, तो इसके लिए पॉलिसी चेंज के लिए एडवोकेसी करते हैं। इनके जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो ऐसा करते हैं। ये भी एक पॉइंट है। चेक एंड बैलेंस, इंटरेस्ट ग्रुप एक्ट एज अ चेक ऑन गवर्नमेंट पावर पर चेक रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, पॉलिसी डिसीजन को स्क्रूटनाइज करते हैं। इससे क्या है कि गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहती है, अकाउंटेबल रहती है, और रिस्पॉन्सिव रहती है सिटीजन्स के लिए। और उसके बाद चौथे पॉइंट में हम देखते हैं इनहेंसिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन। इंटरेस्ट ग्रुप के थ्रू ही सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस बियॉन्ड वोटिंग, मतलब वोट दे दिया काम खत्म, और उसके बाद 5 साल बाद ही फिर हमें ये बताने का मौका मिलेगा कि सरकार हमें पसंद आई या नहीं आई। लेकिन सरकार के निर्णय जो बीच बीच में होते रहते हैं, तो उसमें कैसे अपना हम प्रोसेस में भाग लेंगे, तो इंटरेस्ट ग्रुप के थ्रू ही भाग लेते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप जो है उनका जो रिप्रेजेंट करने वाला ग्रुप है, उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता होते हैं वो बात आगे पहुंचाते हैं। इन्फॉर्मिंग एंड एडुकेटिंग द पब्लिक, तो इंटरेस्ट ग्रुप एडुकेट भी करता है स्पेसिफिक इश्यू पर, अवेयरनेस रेज करता है पब्लिक का, और पॉलिसी मेकर्स का भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर। ये भी एक पॉइंट है इनसे। लॉबिंग फॉर लेजिस्लेशन, भाई हमारे इंटरेस्ट ग्रुप के लिए कानून बनाइए। जैसे अभी हम देखें कि हिंदुओं का जो एक इंटरेस्ट ग्रुप है जो चाहता है कि मंदिर जो है सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो जाए, तो इसके लिए इनके जो भी इंटरेस्ट ग्रुप है, हमारे जो सनातनी इंटरेस्ट ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं कि कानून में ऐसा परिवर्तन हो जिस तरह से मंदिरों को मुक्त किया जा सके सरकारी नियंत्रण से। एक्सपर्टाइज एंड रिसर्च कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ग्रुप जो इनका एक विशेष प्रॉपर्टी हो गया, रिसर्च रेस्पेक्टिव फील्ड में उनकी जो नॉलेज और एक्सपर्टीज होती है, तो उससे जो इस तरह के रिसर्च और डेटा का प्रयोग सामाजिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ज्यादातर होता है। फैसिलिटेटिंग कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस, इंटरेस्ट ग्रुप कैन प्ले अ रोल इन फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड अमंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स थ्रू निगोशिएशन एडवोकेसी। तो ये इस तरह से कॉम्प्रोमाइज एंड कंसेंसस को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब कंसेंसस का मतलब किसी विषय पर सबकी एक सहमति बनाने के लिए इंटरेस्ट ग्रुप का एक कार्य होता है। माइनॉरिटी राइट के लिए जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड अपने प्रयास में होते हैं। इंश्योर करना है कि टिरनी ऑफ मेजोरिटी, मतलब जिनकी संख्या अधिक है उनकी अराजकता से कैसे उस
माइनॉरिटी ग्रुप को बचाया जा सके। पोटेंशियल फॉर इन्फ्लुएंस इम्बैलेंस, इंटरेस्ट ग्रुप आर एसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव। तो इनका होना बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग जो डाइवर्स पर्सपेक्टिव हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज देयर इज अ रिस्क ऑफ एन इन्फ्लुएंस इम्बैलेंस, ग्रुप्स विद ग्रेटर रिसोर्सेज में हैव मोर सिग्निफिकेंट स्वे इन द पॉलिटिकल प्रोसेस। ग्रेटर रिसोर्सेज का मतलब हर तरह के रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, मटेरियल रिसोर्सेस हो, तो जिनके पास ज्यादा है वो पॉलिटिकल प्रोसेस को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। मतलब अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाहे तो सारी पॉलिसी को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अगर अनुकूल बना दे, तो मजदूरों का जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो इस पर आपत्ति जताएगा कि मजदूरों के हिसाब से भी पॉलिसी में बहुत कुछ होना चाहिए। तो ये इस प्रश्न का हो गया। उसके बाद देखते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करता है? सेंट्रल रोल, मल्टीफेसेट रोल, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब जो कानूनों को बनाने वाली है। तो लेजिस्लेटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव का मतलब कानून को बनाना, विधायी निर्माण, प्राइमरी का जो मेन है इनेक्ट लॉ, कानून बनाना, मुख्य कानून वहां से ही पास होते हैं, दोनों सदनों में पास होने के बाद ही कानून बनता है। तो कानून बनता ही नहीं है, सिर्फ पास भी होता है। कोई कानून है तो सुधार भी होता है, अमेंडमेंट। कोई कानून है उसको रिपील भी, यानी कि अब जैसे 370 को रिपील किया गया, बहुत सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है कानून का, चाहे वो फाइनेंस हो, डिफेंस हो, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर हो, ये कार्य होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, तो पार्लियामेंट ही है जो कि रिप्रेजेंटेशन करता है पीपल का। लोकसभा में डायरेक्ट चुने हुए जनता के द्वारा प्रतिनिधि होते हैं और इनडायरेक्टली चुने हुए जो है वो राज्यसभा में। उसके बाद बायो नहीं, बाई कैमरल स्ट्रक्चर। इंडियन पार्लियामेंट इज बाई कैमरल। बाई कैमरल का मतलब दो सदन है। जहां बाई होता है वहां दो, बाई का मतलब ही लोअर हाउस लोकसभा को कहते हैं, अपर हाउस राज्यसभा को कहते हैं। ये चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का मतलब लोकसभा में कानून पास हो गया तो राज्यसभा में भी उस पर बहस होती है। ऐसा तो नहीं कि लोकसभा में जिसका बहुमत है उसने कानूनों को इस तरह से पास कर दिया जिससे कि उससे कुछ विशेष हानि हो सकती है किसी विशेष मुद्दे पर, या किसी इंटरेस्ट ग्रुप या किसी समुदाय का। तो चेक एंड बैलेंस करते हैं, तो दोनों सदनों से पास होना, उसके बाद ही ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। अप्रूवल ऑफ बजट एंड फाइनेंस मैटर, तो पार्लियामेंट में ही बजट पास होता है। पैसा कैसे खर्च होगा, कितना खर्च होगा, कौन सा डिपार्टमेंट कितना खर्च करेगा, तो ये बजट जो है लोकसभा में पेश होता है, इस पर डिबेट होता है, ये पास होता है, तो उसके बाद ही देश चलता है। उसी तरह से बजट के हिसाब से एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट, एग्जीक्यूटिव ओवरसाइट का मतलब होता है दृष्टि, एग्जीक्यूटिव कैसे कार्य कर रही है। तो वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के ऊपर क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन पूछते हैं, काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, इसके लिए क्या कर रहे हो। तरह तरह के क्वेश्चन से मालूम चलता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या हो रहा है। डेटा प्रेजेंट करना पड़ता है, राइट टू क्वेश्चन होता है एमपी को पास। वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्क्रूटनाइज कर सकते हैं पॉलिसी और एक्शन के, सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करती है, करने की इनकी अपनी एक शक्ति है। कितना कर सकेगी उसके लिए भी प्रावधान है। तो संविधानों के संशोधन से संबंधित रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, तो राज्यसभा जो है रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ जो स्टेट असेंबली के जो होते हैं उनके द्वारा चुने गए होते हैं, या यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। इंटरनेशनल रिलेशन, पार्लियामेंट एक रोल प्ले करता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के मैटर में, क्योंकि जो विश्व की संधियां होती हैं, एग्रीमेंट होती हैं, वो पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही लागू होती है। पार्लियामेंट में इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में ब्रीफ भी किया जाता है। इमरजेंसी पावर भी है। नेशनल इमरजेंसी के समय इंडियन पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होती है कि लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए, यानी कि 5 साल अगर है लोकसभा जो हमारी, उसको इमरजेंसी सिचुएशन में आगे भी बढ़ाया जा सकता है 6 6 महीने करके। प्रेसिडेंट के स्पेशल पावर सस्पेंड कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को स्पेशल पावर दे सकती है। और डिसीजन मेकिंग इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी के समय, तो इमरजेंसी पावर की बात है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पार्लियामेंट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। रिजर्वेशन होता है वहां पर एससी का, एसटी का, ओबीसी। लेजिस्लेटिव डिसीजन मेकिंग इंश्योर द प्रेजेंस, यानी कि जब डिसीजन मेकिंग पार्लियामेंट में हर वर्ग के लोग प्रेजेंट हो,
ये हमने देखा। पांचवा, एनालाइज द एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द राइट ऑफ वुमेन। डेवलपमेंट एजेंसी और उनका वुमेन के राइट्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसमें क्या है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या सिग्निफिकेंट रोल करते हैं, प्ले प्रमोट करने में और प्रोटेक्ट करने में राइट ऑफ वुमेन को। तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, लीगल एडवोकेसी, इस पॉइंट के आधार पर यहाँ देखा जाएगा। गवर्नमेंटल वुमेन कमीशन, तो गवर्नमेंटल बॉडी लाइक द, तो सरकार की एक बॉडी है जिसको कहते हैं नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, हम न्यूज में हमेशा सुनते रहते हैं। ये वर्क करती है, सेफ गार्ड करती है और प्रमोट करती है राइट ऑफ वुमेन को। मतलब महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हों, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या उनको जो अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो वो मुद्दे ये उठाते हैं, उस पर कार्य करते हैं। यूनाइटेड नेशन की भी एजेंसी है, यूएन वुमेन स्पेशलाइजेशन यूएन एजेंसी, फोकस करते हैं जेंडर इक्वालिटी पे। मतलब यूएन हमेशा चाहता है कि जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो, इसके लिए क्या करना है उसकी एजेंसीज काम करती हैं, पॉलिसी बनाती हैं, लोगों पे, देशों पे दबाव डालती हैं, देशों के साथ बैठक करती हैं, समझौते करती हैं, ट्रीटी करती हैं, वहां पर इस मुद्दों को उठाया जाता है, उसके बाद अवेयरनेस पैदा करती है, वुमेन के इकोनॉमिक कंसर्न को एड्रेस करती हैं, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े इसको प्रमोट करने के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज काम करती हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो काफी इंपॉर्टेंट है आज के समय में, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं जो वुमेन राइट्स के लिए काम करते हैं। यहाँ पर एक दो नाम बताए गए हैं कैसे वुमेन का एम्पावरमेंट हो, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनको कैसे मिले, और लीगल सपोर्ट का मतलब अगर उनका शोषण हो रहा है तो किस तरह से उनको लीगल सपोर्ट अवेलेबल कराया जा सके। इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज कंट्रीब्यूशन, यानी जो वर्ल्ड बैंक जो पैसा उपलब्ध कराते हैं, मतलब कोई एनजीओ चलेगा, कोई संस्था चलेगी, कोई वेलफेयर का काम चलेगा, कोई विशेष कार्य जिसके लिए फंड की जरूरत होती है जो वुमेन स्पेसिफिक, उनके राइट के स्पेसिफिक हो, तो वहां पर ये सरकारों को भी मनी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो प्रमोट कर सकें, केयर कर सकें, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें, वुमेन को एजुकेट कर सकें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी प्ले अ पाइवोटल रोल इन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। मतलब एजुकेशन से ही तो होगा, अवेयरनेस से ही तो होगा, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी इनका रोल बढ़ जाता है ताकि वे एजुकेशनल एनवायरनमेंट बनाए, इंटेलेक्चुअल इनपुट दें। उसके बाद हेल्थ केयर एजेंसी जो है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, वुमेन हेल्थ को प्रमोट करने के लिए सरकार कई योजनाएं चलाती हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर के लिए हम देखते हैं। उसके बाद लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन, लीगल एड एजेंसीज कि जस्टिस कैसे मिले, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो जस्टिस कैसे मिले, पॉलिसी में जस्टिस से रिलेटेड कुछ पॉलिसी मेकिंग जो है ऐसी हो ताकि उनके लिए स्पेशल जस्टिस हो, डोमेस्टिक वायलेंस से ताकि उनको मुक्ति मिले, सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको उठाकर, जेंडर बेस्ड क्राइम के मुद्दे को, तो लीगल ऑर्गेनाइजेशन जो है, एनजीओ भी हैं जो इस पर कार्य करते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो माइक्रो फाइनेंस का काम करते हैं। मीडिया और कम्युनिकेशन एजेंसीज, आज के समय में मीडिया का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है जो पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है, मतलब लोगों के विचारों को प्रभावित करता है, लोगों को जागरूक करता है ताकि वो महिला अधिकारों के संबंध में जागरूक हों, चाहे वो महिला से संबंधित अलग अलग रीजन में या अलग अलग कम्युनिटीज में जिस तरह से समस्याएं हैं महिलाओं को लेकर, उसके प्रति उनको बताता है, उनको जागरूक करता है, उसका हल देने की कोशिश करता है, कैंपेन चलाता है, अवेयर करता है, चैलेंजेस को बताता है। एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये फेयर लेबर प्रैक्टिस क्या हो, इक्वल पे, सेफ वर्किंग कंडीशन, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद देखते हैं कि मेक अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द ऑनगोइंग डिबेट ऑन डेमोक्रेसी। तो ऑनगोइंग डिबेट क्या है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेड डिबेट है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रेंथनिंग वीकनेस एंड इवॉल्विंग नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो क्या है, इंक्लूसिविटी एंड रिप्रेजेंटेशन। तो डेमोक्रेसी इज प्रेज्ड फॉर इट्स कमिटमेंट टू इंक्लूसिविटी, सबको, सबका इंक्लूजन हो, मतलब सबको समाहित कर लेने की प्रवृत्ति लोकतंत्र में होती है। सबको समाहित कर लेने का मतलब सबको अधिकार मिले, सब आगे बढ़े,
सबको एजुकेशन मिले, सबको हेल्थ केयर प्रोवाइड हो, सबको जस्टिस मिले। तो लोकतंत्र में ये इंक्लूसिविटी जो है एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब जब लोकही तंत्र है तो सबको रिप्रेजेंटेशन, वोट देने का अधिकार के साथ साथ चुनाव में खड़े होकर सरकार बनाने, सरकार चलाने, ये सब तक का अधिकार जो है, एक प्लेटफॉर्म जो है, हर तरह की आवाजों को जगह, हर तरह के मुद्दों को जगह, यूनिवर्सल सफरेज, सबको यूनिवर्सल मतलब वोट देने के लिए उसमें कोई बंधन नहीं हो, सामान्य नियम के तहत सबको मत देने का अधिकार मिले, सभी सिटीजन पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन मेकिंग में। तो ये सारे जो है, तो अब यहाँ पर क्रिटिकल एस्पेक्ट, कंसर्न, तो कंसर्न क्या है कि रिप्रेजेंटेशन के जो कंसर्न है उसके बारे में यहाँ बात की गई है कि वेदर डेमोक्रेसी ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन, मतलब क्या डेमोक्रेसी सबके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चिंता किसके लिए है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, वोटर सप्रेशन, मतलब जो वोट देने वाले हैं कहीं उनके भावनाओं को या उनके वोट देने के अधिकारों को दबाया तो नहीं जाता है। रिमेंडरिंग एंड अनइक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल रिसोर्सेस, तो अब क्या है कि पॉलिटिकल रिसोर्सेस अनइक्वल एक्सेस है, और इन सब चीजों को देखने की बात जो है कि कहीं इनसे लोकतंत्र को समस्या तो नहीं हो पा रही है। जैसे कि गेरिमेंडरिंग का मतलब हो गया कि मैनिपुलेट द बाउंड्रीज ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी, कोई वन पार्टी या क्लास को फेवर करने वाली जो बात होती है, तो ये इसको जेरीमेंडर कहते हैं। मेजोरिटी रूल्स वर्सेस माइनॉरिटी रूल्स, ये एक हमेशा का यहाँ कन्फ्लिक्ट रहता है। तो इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, डेमोक्रेसी एम्फेसाइज द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल, मेजोरिटी वाले ही रूल करेंगे, लेकिन इनको प्रोटेक्ट करना है माइनॉरिटी राइट्स को थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड एंड रूल ऑफ लॉ। अब कैसे करना है, तो संविधान में इसके लिए सेफगार्ड्स होते हैं ताकि माइनॉरिटी को भी प्रोटेक्शन मिले। और मेजोरिटी, टीनी ऑफ मेजोरिटी इज अ परसिस्टेंट कंसर्न, मतलब जिनकी संख्या अधिक है उनकी टीटनी जो है एक कंसर्न होती है। तो ये मेजोरिटी का मतलब हम हमेशा सामान्य पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इसी से देखते हैं कि मेजोरिटी का मतलब हम रिलीजन के एस्पेक्ट पे चले जाते हैं। तो मेजोरिटी माइनॉरिटी आप हर तरह से देख सकते हैं, लैंग्वेज पर भी देख सकते हैं, कास्ट पे भी देख सकते हैं, आप सिर्फ रिलीजन पर नहीं देख सकते हैं, आप इकोनॉमिक बेसिस पे भी देख सकते हैं मेजोरिटी। तो बहुत सारे कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः पॉलिटिक्स में इसको रिलीजन बेस्ड ही देखा जाता है, देखा जाता रहा है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि जो वोटिंग बिहेवियर है वो रिलीजन से और कास्ट से ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से रिलीजन वाला एस्पेक्ट ही समझा जाता है। कल्चरल एस्पेक्ट, और कल्चर का संबंध रिलीजन से ही मुख्य तौर पर रह गया है, भाषाई भी है, और फिर बाकी मुद्दे फिर थोड़ा गौन होकर आते हैं सामने। रोल ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स, तो डेमोक्रेसी में मनी का जो रोल है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो मनी जो है वो काफी बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार, पार्टी को पैसा चाहिए उसके लिए वो भ्रष्टाचार करते हैं, या नहीं तो कॉरपोरेट से अपने रिलेशंस बनाते हैं। तो ये एक इसका जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि कैसे जो मनी है वो लॉबी करता है, मतलब जिनके पास मनी है उनका मनी लॉबी करता है, पॉलिसी डिसीजन मेकिंग फेवर करे जो मनी और बना सके जो इनका मनी, वो इसके लिए वर्क करता है। पॉपुलिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, democracy allow for the peaceful transfer of power through elections, preventing authoritarian rule and promoting political stability। मतलब जब डेमोक्रेसी में सत्ता परिवर्तन होता है तो खून नहीं बहता है, लोगों के मत के द्वारा ही सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। The rise of populist leader within democratic framework have raised concern about the erosion of democratic norms। तो पॉपुलिस्ट लीडर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के भीतर ये रेज्ड कंसर्न, मतलब कुछ लोगों का ऐसा मानना है, विचारकों का, कि जो पॉपुलिस्ट लीडर होते हैं तो सिर्फ लोकतंत्र में वोटिंग ना कैंडिडेट को होती है ना पार्टी को होती है, बस उस व्यक्ति के नाम पर होती है। ये एक लोकतंत्र का कंसर्न है। इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, अटैक ऑन इंस्टीट्यूशन एंड पोटेंशियल बैकस्लाइडिंग इनटू ऑथोरिटेरियनिज्म। बैकस्लाइडिंग का मतलब अगर ऐसा ही हो तो लोकतंत्र धीरे धीरे जो है वो ऑथोरिटेरियनिज्म, निरंकुशवाद की तरफ कहीं ना कहीं जाने लगता है, ऐसा कुछ विचारकों का मत है। लेकिन राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर भी तभी होता है जब
देश की हालत खराब हो जाती है, और जिससे सत्ता आती है, यानी जो विपक्ष होता है, वो एकदम उसके पास कोई वैचारिक मुद्दे नहीं रह जाते हैं, और उस देश को बर्बादी की तरफ धकेलने की दिशा में उनका बहुत बड़ा योगदान रह चुका होता है। तो ही इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो ये स्थिति पैदा हो जाती है तो ऐसा होना ही उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लैंडस्केप, फ्री प्रेस एसेंशियल डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी के लिए फ्री प्रेस एसेंशियल है, क्योंकि उसी से जनता को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लीडर को अकाउंटेबल माना जाएगा, उससे टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट्स है मिस इन्फॉर्मेशन। आजकल तो फेक न्यूज बढ़ गया है, मिस इन्फॉर्मेशन बढ़ गया है, पता ही नहीं चलता है हेडलाइन देख के कि है क्या अंदर। मीडिया का भी पोलराइजेशन हो गया है, पक्ष विपक्ष। तो इस तरह से हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। ग्लोबलाइजेशन इज सीन एज प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड इंटरकनेक्टेडनेस। कुछ लोगों को लगता है कि ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेटिक वैल्यू को आगे बढ़ा रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि ये डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग का मतलब डेमोक्रेसी से ये पीछे हटाता है और ऑथोरिटेरियन रिजीम को प्रोत्साहित करता है। तो ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत सारे देशों में लोकतांत्रिक सरकार हो, ऐसा डिमांड भी होने लगा है, वहाँ पब्लिक एजिटेशन भी करती है। इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका बहुत महत्व होता है, चेक एंड बैलेंस करते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ पावर को रोकते हैं। और इरोजन क्रिटिकल एस्पेक्ट यह है कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जुडिशरी पे अटैक बढ़ गया है, मीडिया, इलेक्टोरल प्रोसेस, सिग्निफिकेंट थ्रेट। तो ये थ्रेट जो है इसकी बात की गई है, क्राइसिस रिस्पॉन्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इतने पॉइंट के द्वारा इसको डिस्कस किया। आगे देख लें, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ सोशलिस्ट थिंकिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट थिंकिंग क्या है? तो सोशलिस्ट थिंकिंग में हम देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में ये जो सोशलिस्ट वर्ड डाला गया था हमारे प्रीएम्बल में। और सोशलिस्ट थिंकिंग हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में ही हम वहाँ से ही शुरू करेंगे। तो डिबेट में जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, तो नेहरू का झुकाव तो सोशलिस्ट आइडिया सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज पे था ही, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बढ़ाने के लिए। तो सोशलिज्म का संबंध उसी से है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हम पार्ट 4 में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बहुत सारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं। यहीं से हम देख सकते हैं आर्टिकल 39, डायरेक्टिव फॉर द स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर की बात हो गई, इक्वल पे, इक्वल वर्क, यहाँ पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल वाली बातें हो गई। लैंड रिफॉर्म की बात है, पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को जो इम्प्लीमेंट किया गया, पहले ही जो संविधान संशोधन शुरू हुए वहीं से ये शुरू हो गया। नेशनलाइजेशन पॉलिसीज हमने देखा, नेहरू नेशनलाइजेशन पॉलिसी शुरू की, बैंकिंग, कोल, स्टील, और उसके बाद ये जो चलता गया सोशलिस्ट अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट टर्म सोशलिस्ट प्रियम्बल में डाला जाता है। उसके बाद judicial interpretation has played a role in interpreting socialist principle through various decisions। तो कोर्ट के द्वारा भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को कैसे इंटरप्रेट किया गया है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुड नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, और उस बेसिक स्ट्रक्चर में सोशलिस्ट आइडियल्स भी माना उन्होंने। इकोनॉमिक प्लानिंग एंड वेलफेयर प्रोग्राम, तो इकोनॉमिक प्लानिंग और वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो एड्रेस करते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को, कि कैसे खत्म कर किया जा सकता है। जैसे मनरेगा, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पर बना है एक तरह से। ग्लोबलाइजेशन, इरा ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, इंडिया फेस चैलेंज। तो मैंने ग्लोबलाइजेशन ने तो थोड़ा सोशलिस्ट प्रिंसिपल को नुकसान तो पहुंचाया, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन में लिबरलाइजेशन की बात है, प्राइवेटाइजेशन की बात है, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी की बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, शिफ्ट शुरू होता है मिक्स्ड इकोनॉमी से प्राइवेटाइजेशन की तरफ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, रिफॉर्म की तरफ। तो ये हम देखते हैं किस तरह से इसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है कंक्लूजन के साथ। उसके बाद एनालाइज द वर्किंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया विद रेफरेंस टू द अशोक मेहता कमेटी। पंचायत राज सिस्टम कैसे इवॉल्व होता है, 3 टियर स्ट्रक्चर इसमें क्या है,
अशोक मेहता कमेटी का जो रिकमेंडेशन था 3 टायर स्ट्रक्चर को लेकर, उसको यहाँ पर समझाया गया। इस नोट्स में आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान शब्दों में डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो है, वर्किंग, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे काम करेगा, किस ग्रास रूट लेवल पे कैसे इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पर होंगे, 5 साल पे होंगे, 3 टियर पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ये यहाँ पर ये सब मतलब ग्राम पंचायत स्तर पे होंगे, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे होंगे, जिला परिषद, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात है, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था होगी उसके लिए फाइनेंस कमीशन राज्य बनाएगा, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी। रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कई राज्यों में कर दिया गया है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए भी रिजर्वेशन होगा। स्टेट लेवल लेजिस्लेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारे मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, इसका हिंदी भी प्रोवाइड किया हुआ। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी एंड डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, काफी आसान टॉपिक है। डेमोक्रेसी डेवलपमेंट में मीडिया कैसे मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है, इंफॉर्मेशन का, इंटरनेट का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, सिटीजन एम्पावरमेंट कैसे होता है मीडिया के द्वारा, उसके बाद पॉलिटिकल अवेयरनेस कैसे बढ़ता है, इलेक्शन कैंपेन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है, चैलेंज टू ट्रेडिशनल मीडिया गेट कीपिंग। गेट कीपिंग का मतलब होता है जैसे कुछ बातों को छिपा लेना, किस बात को बताना है लोगों को, किस बात को नहीं बताना है, किस चीज को रोक लेना है, किस तरह की न्यूज दिखानी है, कितना दिखाना है, उसको गेट कीपिंग कहते हैं। तो ट्रेडिशनल मीडिया गेट कीपिंग को चैलेंज है। कहने का मतलब कोई न्यूज चैनल चाहे कि हम थोड़ा ही बताकर छोड़ देंगे, जनता को पता नहीं चलेगा, जनता को पता चल जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है किसी के पास इंटरनेट का एक्सेस है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास सोशल मीडिया पर एक्सेस है, किसी के पास नहीं है, तो उसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड। सोशल मीडिया पोलराइजेशन है, इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस की बात इसमें की गई है, डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो ये काफी इजी है। नोट्स ऑन द तेभागा मूवमेंट, ये छोटा सा नोट्स लिखने का है। तेभागा मूवमेंट जो बंगाल में हुआ था उसी के बैकग्राउंड को यहाँ पर बताया गया। तेभागा सिस्टम क्या था? तेभागा मतलब डिमांड फॉर ए 2/3 शेयर ऑफ द क्रॉप बाई शेयर क्रॉपर्स एज अपोज टू ट्रेडिशनल हाफ शेयर दे रिसीव्ड। मतलब जो शेयर क्रॉपर्स थे वो जो आधा हिस्सा मिलता था, उन्होंने कहा कि हमें आधा नहीं चाहिए, 2/3 चाहिए। आधा मतलब 50% और 2/3 मतलब 66, 70, 67%, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इतना मांग की शेयर क्रॉपर्स जो मतलब जो जिन्होंने जो खेत में फसल उगाते थे उनके द्वारा जो मांग की गई थी। उसके बाद ऑल इंडिया किसान सभा की बात है, तो ये हम इसके बाद देखते हैं नोट्स ऑन द कराची रिजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस। तो कराची सेशन में ये जो सेशन हुआ था कराची का 1931 में, उस पर एक नोट्स लिखने के लिए, तो उसमें क्या क्या पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। उसके बाद सिविल disobedience movement, endorse the disobedience movement and non-violent protest strategy initiated by महात्मा गांधी, बाइकॉट ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये सारे पॉइंट इसके हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये सारे क्वेश्चन जो है वो जो है वो इसके बाद जो प्रश्न है वो दूसरे क्वेश्चन पेपर से है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इज इट फ्री फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू? इन द इंडियन कॉन्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी मतलब पार्लियामेंट ही सॉवरीन है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, पार्लियामेंट ने जो कर दिया वो कर दिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करता है, एक सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेशन का अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव का अलग है, जुडिशरी का अलग है। तो यहाँ पर है ये कि लिमिटेशन है, क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी है हमारे पास और एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है। तो इससे हमारे पास क्या है कि पावर और लिमिटेशन हर ब्रांच का इसमें मेंशन्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे यहाँ सुप्रीम है और जो भी पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास किया जाएगा उसको संविधान के प्रोविजन के हिसाब से होना चाहिए। हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर की बात है। फेडरल का मतलब राज्य की शासन अलग है, केंद्र का शासन अलग है,
राज्य का पावर स्ट्रक्चर अलग है, उनके पास क्या क्या क्षेत्र अधिकार होंगे, केंद्र का क्या है उसकी अलग है। और पार्लियामेंट सोवरेन विद इन इट्स लेजिस्लेटिव स्फीयर इट कैन नॉट इंक्रोच अपॉन द सब्जेक्ट रिजर्व फॉर द स्टेट। तो पार्लियामेंट जो स्टेट का सब्जेक्ट है उस पर कानून नहीं बनाएगा, वो स्टेट ही बनाएगा, अनलेस एंड अनटिल स्टेट में राष्ट्रपति शासन हो और उसके लिए पार्लियामेंट से कुछ बातें पास हो रही हो। फंडामेंटल राइट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स गारंटी जो मिली हुई है, तो ये भी पार्लियामेंट पे अंकुश लगाता है कि वो फंडामेंटल राइट को इनक्रोच नहीं कर सकता है, क्योंकि वो करेगा तो जुडिशियल रिव्यू में चला जाएगा। उसी तरह से जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशरी कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ, मतलब कोई कानून भी पास पार्लियामेंट कर दे तो देखना होगा कि भैया ये जो कानून पास किया गया है ये संवैधानिक है कि नहीं है। अगर नहीं है, संविधान से इनकंसिस्टेंट है, तो कोर्ट इसको वाइड डिक्लेयर कर सकता है। इसका मतलब पार्लियामेंट पूरी तरह सोवरेन नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना होगा, मतलब संविधान में संशोधन भी कर सकते हैं, कितना संशोधन करेंगे या किन चीजों को रिपील करेंगे या क्या नया डालेंगे, या ये देखना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो बना रहे। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, अमेंडमेंट पावर कितना अमेंड कर सकते हैं, अनलिमिटेड पावर नहीं है, ये याद रखना है। कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ मैनर दैट डिस्ट्रॉय और अल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, इतना नहीं अमेंड कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को कर दे। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसी को लेकर यहाँ पर समझाया गया है। जुडिशरी इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गन फॉर सेफगार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन। डिस्कस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जुडिशरी मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गन है सेफगार्ड करने के लिए राइट और इंटरेस्ट सिटीजन का। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे है ये जुडिशरी जो है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स की बात की गई है, सिटीजन के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इसकी बात की गई है। तो मुख्य रूप से संविधान क्या है, गार्जियन है लोगों के अधिकार की रक्षा करने का। और जुडिशरी क्या है, जुडिशरी संविधान के द्वारा ही मतलब क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिविजुअल राइट और रूल और लॉ को मेंटेन करने पे। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। हमारे यहाँ और यूएस की बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है एक सुप्रीम लॉ की तरह। और जुडिशरी इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की व्याख्या कौन करेगा और उसको अपहोल्ड कौन करेगा, मतलब बनाए कौन रखेगा उन सिद्धांतों को, तो जुडिशरी ही बनाए रखेगा। कैसे बनाए रखेगा, जुडिशियल रिव्यू करेगा, एग्जामिन करेगा। कोई संविधान मतलब कोई कानून अगर पार्लियामेंट में बनता है तो उसको देखा जाएगा कि उसमें जो कानून बना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी जाके बना दिया जो संविधान में है ही नहीं है, संविधान से मैच नहीं कर रहा है, जो प्रोसेस है बनाने का वो ऐसा नहीं है संविधान में लिखा गया है। तो उसको क्या है, जुडिशरी स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है उसको हटा देगा, उसको नल एंड वाइड कि नहीं ये जो कानून बना है ये सही नहीं है, उचित नहीं है, इसको नहीं माना जा सकता है, इसको भारत में लागू नहीं किया जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है माइनॉरिटी के राइट पे। माइनॉरिटी के राइट पर अगर कोई हानि हो रही है, फिर यहाँ माइनॉरिटी का मतलब हम ये कहेंगे कि ब्रॉड माइंड होकर सोचे तो सिर्फ वो धार्मिक एंगल से सोचना छोड़ दीजिए। माइनॉरिटी का मतलब भाषाई माइनॉरिटी भी हो सकता है, और भी जो सांस्कृतिक रूप से भी आप उसको माइनॉरिटी को यहाँ अब ले सकते हैं। वो पुराने बंधन से निकलना पड़ेगा हमें कि हम सिर्फ रिलीजन वाले चश्मे से ही देखें। एक्सेस टू जस्टिस, जुडिशरी प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू सीक रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस। ग्रीवांस का रिड्रेसल, हमारे ये मतलब ग्रीवांस रिड्रेसल का मतलब होता है हमारे ये जो चीजें हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, हमारे साथ ये हुआ है, आप इसको देखिए, हमारी ये कंसर्न है। तो उसके लिए यहाँ मैकेनिज्म है। कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी राइट, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जुडिशरी प्ले वाइटल रोल इन इन्फोर्समेंट, क्योंकि जो बिजनेस इंटरेस्ट है, जो इकोनॉमिक मुद्दे हैं, प्रॉपर्टी से राइट्स जो है जुड़े हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो अगर इन्फोर्स कैसे होगा। अगर दो लोग, दो पक्ष कोई आपस में उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है, बिजनेस में तो ऐसा होना ही है, तो न्यायपालिका ही तो वो आधार बचता है कि जो एक पक्ष के मुकर जाने पर न्याय दिला सके, उस कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन कर सके, या कह सके कि नहीं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था तो ऐसा ही होना चाहिए, या किसी का संपत्ति पर अधिकार है तो उस अधिकार को दिला सके। चेक एंड बैलेंस, डेमोक्रेटिक सिस्टम में चेक एंड बैलेंस का जो बहुत महत्व है, तो चेक एंड बैलेंस किस पर, लेजिस्लेटिव पर, एग्जीक्यूटिव पर। चेक में तुम सही करते रहो, गलत करोगे तो हम हैं देखने के लिए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस, एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस का मतलब जब हम देखते हैं कि भाई डिसीजन हो गया और जाके एक बुलडोजर से किसी का घर तोड़ने लग गए तो
लोग कोर्ट में चले जाते हैं, तो कोर्ट कहता है कि नहीं अभी आप ऐसा नहीं कर सकते, ये एक्सेस कर रहे हैं, आपने उतना वक्त नहीं दिया जितना जरूरी था, या आपने डिस्प्लेसमेंट या रिहेबिलिटेशन का काम सही तरीके से नहीं किया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब ऐसा कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा हो जिसको सॉल्व नहीं हो रहा है, जिससे परेशानी हो रही हो, तो इस इंटरेस्ट को लेकर कोर्ट में जाने पर कोर्ट उसके लिए उचित आदेश दे सकता है, उनके अधिकारों को। ह्यूमन राइट्स के लिए जुडिशरी जिस तरह से कार्य करता है उसकी बात की गई है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस तरह से फिर एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जो सोशल कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, कास्ट पे भी बेस्ड हो सकता है, रिलीजन पे भी बेस्ड हो सकता है, लैंग्वेज, इथनिसिटी, यहाँ पर सब बातें कर ली गई हैं। जेंडर और रीजनलिज्म, जैसे माइनॉरिटी मेजोरिटी में ये सब भी आ सकता है, वैसे यहाँ पर आइडेंटिटी की सब आइडेंटिटी है, पहचान। लैंग्वेज से पहचान, इथनिसिटी से पहचान, एक आदमी कई पहचान भी हो सकती है। मतलब महिला एक अलग पहचान होगी, अगर वो आदिवासी है तो वो एक उनकी अलग पहचान होगी, अगर कोई विशेष कास्ट है तो वो अलग पहचान होगी, रिलीजन अलग है तो अलग पहचान होगी। तो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेटजी है, यहाँ उसकी बात की गई है। तो कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में डोमिनेंस ऑफ कास्ट। कास्ट का तो एक इंडियन पार्टी जो है वो तो आजकल कास्ट रिलेटेड पॉलिटिक्स में ही चलती है। पॉलिटिकल मूवमेंट, रिजर्वेशन पॉलिसी, सोशल इंजस्टिस और हिस्टोरिकल बातों को बताकर, अफर्मेटिव एक्शन की बात कर कर, मार्जिनल क्लास और ट्राइब को एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब देने के लिए जो पॉलिटिक्स चलती है। रिलीजियस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म का है जो सारा केमिस्ट्री है वो आपको यहाँ मिलेगा। माइनॉरिटी राइट्स, माइनॉरिटी को क्या राइट्स होने चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम की बात कितनी होनी चाहिए। रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रीजनल ये भी एक लिंग्विस्टिक, कल्चरल, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, ये भी एक मुद्दा है। जेंडर बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, वोमेन इश्यू जो काफी इंपॉर्टेंट है। जेंडर बेस्ड जो इश्यूज हैं एम्पावरमेंट के लिए, जस्टिस के लिए। ट्राइबल आइडेंटिटी मतलब प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स क्या होंगे, मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट, लैंड राइट, कल्चरल रिजर्वेशन, वोट बैंक पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस मूवमेंट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सेंट्रल टू मूवमेंट, राइट ऑफ दलित आदिवासी। ये आदिवासी का कंसेप्ट जो है ना, ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला है। कोई आदिवासी मेरा मानना तो है ही नहीं, सभी आदिवासी ही है, जनजातीय हैं। इसमें अलग अलग नैरेटिव्स हैं। मतलब कोई आदिवासी है तो बाकी लोग नए हैं क्या? आर्य भी बाहर से नहीं आए थे, तो कोई आदिवासी नहीं है, सभी या तो सभी आदिवासी हैं या सभी नए वासी हैं। तो जनजातियों का कंसेप्ट है। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न जो है हमने देखे, इसका नोट्स हिंदी और अंग्रेजी में कमेंट में होगा, इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इतना काफी है, बाकी अलग अलग टॉपिक को अलग अलग विस्तार से चर्चा